हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ही लिया होगा और जो बच्चे नए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस चैप्टर को समझना है बहुत अच्छे से तो आप पहले लेक्चर से कंटिन्यूअस देखिए, ठीक है। बाकी वो बच्चे जो लगातार पूरी वीडियो क्लास को देख रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, जिसको नोट्स नहीं पता है कहाँ से मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल पर मोशन बायोलॉजी करके एक चैनल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पिछली क्लास में हमने बताया कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन करता है अर्धसरक्षी संरचना के रूप में। दैट मीन्स डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड में जो होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। जिसमें एक क्वेश्चन भी हमने पूछा था कि 80 मिनट बाद क्या होगा, मतलब कितने पुराने स्टैंड वाले डीएनए बनेंगे, कितने नए स्टैंड वाले। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया था, जिसका कुछ नाम जिन स्टूडेंट का जो नाम है वो कुछ इस प्रकार से है: आराधना यादव, उसके बाद अलका राय, और फिर सेजल सरोज, प्रिया सरोज, और भी निखिल राय, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ज्योति राय, और जिनका नाम नहीं ले पाए हैं, शायद भूल गए हों तो क्षमा चाहते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, सर हम भी क्वेश्चन का आंसर दिए थे और हमारा नाम नहीं दिए, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे सृष्टि यादव, और उसके बाद सगुन राय, अलका राय, ये सारे बच्चे जो हैं लगातार क्वेश्चन का जवाब देते हैं। बाकी आप नए हैं तो आप बिल्कुल भी जवाब दे सकते हैं, आपका नाम भी हम ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हमारी क्लास क्या है बच्चों? हमारी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्य प्रणाली व एंजाइम। लेकिन इससे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप हमें बताइएगा कि 6 से 7 पीढ़ी तक डीएनए को किस विलियन में रखा गया, ठीक है, किस विलियन में, और अपकेंद्रण बल लगाने के लिए जो है डीएनए को किस विलियन में रखा गया। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ में हमें एक क्वेश्चन का जवाब और भी दीजिएगा आप लोग हमें बताएंगे थायमीन का दूसरा नाम, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी अपनी हेडिंग कौन सी है? कार्य प्रणाली व एंजाइम। ये हेडिंग जो है बड़े ध्यान से समझिएगा, यानी हम ये समझने जा रहे हैं कि डीएनए कैसे बनता है और कौन सा एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट करता है, मतलब एंजाइम किस तरीके से काम करता है और कितनी तेज गति से हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्या उसमें गलतियां होती हैं, क्या नहीं होती हैं। सारी चीज़ों को इस हेडिंग में बड़े आराम से समझाएंगे बच्चों, और मतलब वो एंजाइम किस प्रकार से काम करेगा। तो उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यही वो एंजाइम है जो डीएनए पर डीएनए बनाने का काम करता है और हमारे सेल में मौजूद होता है, ठीक है। इस एंजाइम का दूसरा नाम भी है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या हमने बोला? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका दूसरा नाम है। यह एंजाइम हमारे डीएनए पर क्या बनाता है? डीएनए का निर्माण करता है, मतलब पुराने स्टैंड पर नए स्टैंड का निर्माण करता है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है पहले से कि मनुष्य के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 6.6 गुणे, यानी जो डीएनए की पूरी लंबाई होती है वो कितनी होती है? 6.6 गुणे 10 के घाते 9। क्रोमोसोम नहीं, डीएनए की लंबाई, ठीक है। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में होती है, मतलब ह्यूमन के एक सेल में होती है, ह्यूमन सेल में। और हमें पता है ई कोलाई के अंदर जो डीएनए की लंबाई है वो कितनी होती है? 4.6 गुणे 10 के घाते 6। ये किसमें होती है? ई कोलाई के डीएनए की लंबाई होती है। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पहले से ही बता दिया है आप लोगों को कि जो डीएनए है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी लंबाई अलग अलग होती है, और हमारे सेल में इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। इसको इस तरीके से करते हैं 6.6 गुणे 10 के घाते 9, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ई कोलाई की लंबाई आपको इतना बता दिया गया, 4.6 गुणे 10 के घाते 6। ऐसा देखा गया
कि ई कोलाई का जो डीएनए, एक डीएनए से दो डीएनए, डीएनए का जो रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है वो कितना मिनट लगा था? इसके डीएनए को रेप्लिकेशन में 18 मिनट लगा था, है ना? कितना? 18 मिनट। यानी स्टूडेंट बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई कोलाई का डीएनए जो है 4.6 × 10⁻6 है, इसकी लंबाई है पूरी, और उसको रेप्लिकेट करने में 18 मिनट लगा, इसका मतलब यह एंजाइम 1 सेकंड में 2000 क्या कर रहा है? बेस पेयर बना रहा है, यानी न्यूक्लियोटाइड को कोड कर रहा है। ठीक है, बेस पेयर यानी 2000 बेस पेयर बनाता है। इसकी कार्य क्षमता देखने की देखिए आप सभी लोग, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ई कोलाई में ऐसा देखा गया कि 18 मिनट में पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट कर रहा है। इससे ये पता चला कि एक जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पर सेकेंड कितना 2000 बेस पेयर को कोड रहा, मतलब न्यूक्लियोटाइड को कोड कर रहा है। अपने आप में एक बड़ी संख्या है बच्चों, ये बहुत बड़ी संख्या है। 200 बेस पेयर को क्या करना? कोड करना 1 सेकेंड। सोचिए 1 सेकेंड कितना कम समय होता है। साथ में इसके पास और भी क्वालिटी है। डीएनए पॉलीमरेज के पास एक और क्वालिटी है कि यह गलती नहीं करता बच्चों। डीएनए पॉलीमरेज जल्दी गलती नहीं करता। क्या नहीं करता? गलती नहीं करता। ठीक है, गलती नहीं करता, यानी कि इतना तेज रेप्लिकेशन कर रहा है, गलती होती नहीं है उससे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताएं तो ये जानिए कि जैसे डीएनए का ये एक मान लेते हैं रज्जुक है, जिसमें ATGC ये है, और इस पर एक नया स्टैंड बन रहा है, तो ये तुरंत ही ATGC मतलब इसका उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? A से T, T से A, G से C और C से G, यानी नया स्टैंड उसका ये बनेगा। हालांकि ये ऊपर रहेगा, ऐसे हम कर सकते हैं। A से कौन जुड़ेगा? T, T से कौन जुड़ेगा? A, G से कौन जुड़ेगा? C, C से कौन जुड़ेगा? G, है ना? ये स्टैंड जो है, ये जो कोड है, ये कोड इतना, मतलब ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है इसकी संख्या कितनी है? 2000। ठीक है, यहां पर बेस पेयर ना लिखिए, आप न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे तो बेटर होगा, आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कितने? 2000, यानी 1 सेकेंड में पर सेकेंड 2000 न्यूक्लियोटाइड को ये कोड करता है, और गलती भी नहीं होती। अगर गलती कर दिया तो उत्परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? उत्परिवर्तन। और अगर डीएनए पॉलीमरेज अगर गलती भी कर दिया है तो पीछे जाता, उसको डिलीट करता है, उतने खंड को डिलीट करता है और पुनः बनाता है। ठीक है, वापस बनाने का काम करता है। तो फिर से एक बार समझा देते हैं बच्चों कि हमारे डीएनए से डीएनए बनाने का काम किसका होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का। दैट मीन्स उसका दूसरा नाम भी है डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ई कोलाई में 18 मिनट में डीएनए क्या हो रहा है? रेप्लिकेट कर रहा है। क्योंकि आपको पता है पिछली क्लास में हमने बताया ना कि ई कोलाई की कोशिका 20 मिनट में विभाजित करती है, तो डीएनए 18 मिनट में उसमें रेप्लिकेट हो जा रहा है, तो अगले 2 मिनट में क्या हो रहा है? डीएनए की कोशिका बट जा रही है। ठीक है, तो 18 मिनट में रेप्लिकेशन हो जा रहा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज इतना तेज काम कर रहा है। कितना तेज? 2000 न्यूक्लियोटाइड को 1 सेकंड में कोड कर रहा है और गलती भी नहीं करता है। डीएनए पॉलीमरेज की ये क्वालिटी है कि ये गलती नहीं करता है, और अगर गलती कर दे तो उत्परिवर्तन हो जाएगा, मतलब कैंसर कोशिकाएं बन सकती हैं, तमाम प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अगर गलती कर भी दिया तो इसके पास एक क्वालिटी है, उसको जानता भी, पहचान भी जाता है कि भाई गलती कर दी है, पीछे जाएगा, फिर से उसको डिलीट करेगा और वापस फिर से उसको बनाएगा बच्चों, फिर से अगेन उसको बनाएगा। इससे यह सिद्ध होता है डीएनए पॉलीमरेज कितना सुलझा हुआ एंजाइम है ना? तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और इसका एक अपना सिद्धांत है, एक सिद्धांत है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है। मतलब डीएनए जो नया डीएनए बनेगा उसका स्टैंड 5 से 3 होगा, और जिस पर बनेगा वो 3 से 5 होगा, है ना? बात समझ में आ रही है इतना, है ना? नया स्टैंड कैसा होगा? 5 से 3 दिशा में होगा, जिस पर कर रहा होगा वो 3 से 5 होगा, इसका मतलब। ठीक है,
इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो एनर्जी आपको पता है एटीपी से प्राप्त होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और आपको ग्वानोसिन और थाइमोसिन, इनका स्ट्रक्चर याद है? इसका स्ट्रक्चर याद है कैसे होता है? थोड़ा सा हम यहाँ बनाना चाहेंगे, शायद क्या हमने बनाया भी है पहले दूसरे लेक्चर में, अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कि हम एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ से हम एडेनिन को जोड़ दें, सपोज करिए एडेनिन को जोड़ दिया, और यहाँ पर आपको पता है CH2OH होता है। OH किससे जुड़ा होता है? फास्फोरस से, है ना, अकार्बनिक फास्फोरस से। अगर हम इससे 3 फास्फोरस जोड़ दें तो क्या ये स्ट्रक्चर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP का है? बताइए बच्चों, क्या ये स्ट्रक्चर ATP का है ना? सिंपल है यार, ATP का स्ट्रक्चर हम लोग जान गए। अब डीएनए रेप्लिकेशन में एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो इसलिए अगर ये यहां पर कौन जुड़ा होगा? अगर G होगा तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, T होगा थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। और हमें एनर्जी मिलती कहां है? रियलिटी में आपको पता है ये दोनों फास्फेट जब टूट जाते हैं, यानी जब फास्फेट बॉन्ड टूटता है तभी एनर्जी मिलती है। खास करके एक ही फास्फेट अगर हम कहें तो एक फास्फेट का जब बॉन्ड तोड़ा जाता है उसी में हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये सारी चीजें हम 11वीं की क्लास में पढ़कर आए होंगे, है ना। तो ये हम मतलब डीएनए ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला प्रोसेस होता है, इसलिए डीएनए भाई इससे डीएनए जुड़ा होगा ना, ऐसे नीचे 2 स्ट्रैंड ऐसे जुड़े होंगे इसमें, तो दोनों स्ट्रैंड जो जुड़े हैं तो हमारी सेल में जो डीएनए का प्रोसेस होता है मतलब रेप्लिकेशन का, उसी दौरान फास्फेट उसके साथ जुड़ जाता है। भाई अलग से एटीपी देने से अच्छा है कि 2 एटीपी ऐड करके उसको तोड़ के एनर्जी ले लेते हैं। तो अधिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए डीएनए के जो फास्फेट समूह होता है, उस फास्फेट समूह मतलब जो फास्फोरस लगा होता है यहां पर, उसी से 2 फास्फोरस और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जो एनर्जी देने का काम करता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? आ गई समझ में? चलिए बच्चों, अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे इसी के बाद, कौन सी है? रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क दैट मीन्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृति द्विसाख। ठीक है, ये क्या है? रेप्लिकेशन फॉर्क। ये स्ट्रक्चर दिया है आपके बुक में, दिया भी गया है स्ट्रक्चर, और हमने यहाँ पर बनाया है। आपके बुक में हिंदी में लिखा होगा, हमने इंग्लिश में बनाया ताकि आपकी समझ बढ़े। ये दोनों डीएनए का स्ट्रैंड है, एक 3' to 5' है, 3 और दूसरा जो है 5' to 3 है। ठीक है, इधर से देखेंगे तो 3' to 5' है। फोकस करिएगा, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इस डीएनए के फ्रॉक को थोड़ा से अलग किया गया है। पूरे डीएनए को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत खर्च होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हालांकि मेन एंजाइम तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन रेप्लिकेशन करने में 2-3 एंजाइम और मदद करते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम है उसके बारे में बताएंगे आपको हम। अब ये जो डीएनए का स्टैंड है कौन सा है? 3 और 5, और आपको हमने बताया कि इसका सिद्धांत डीएनए पॉलीमरेज का क्या है? 5 से 3 दिशा में कोड करेगा। तो क्या ये आपको दिखाई दे रहा होगा सबको? 3 से 5 स्टैंड है। ओके, 3 से 5 स्टैंड पे डीएनए पॉलीमरेज काम करना स्टार्ट किया, तो भाई इसका सिद्धांत ही यही है कि 5 से 3 दिशा में काम करेगा। तो ये 5 से 3 दिशा में नया स्टैंड बना रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 दिशा में नया स्टैंड क्या कर रहा है? बना रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है? ये दोनों स्टैंड है डीएनए के, ये स्टैंड किसके हैं? डीएनए के। इस पे नया स्टैंड बन रहा है 5 से 3 दिशा में। 5 से 3 दिशा में अगर स्टैंड बन रहा है तो डीएनए का जो पैतृक डीएनए उसका स्टैंड कैसा है? 3 से 5 है। 3 से कैसा है? 5। जो नया बन रहा है वो 5 से 3 है। क्यों 5 से 3 में काम हो रहा है? क्योंकि किसका ये सिद्धांत है? डीएनए पॉलीमरेज का सिद्धांत है। और जिस पर जो स्टैंड 3 से 5 वाला होता है उस स्टैंड का नाम लीडिंग स्टैंड है, और उसको कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहते हैं क्योंकि देखिए लगातार रेप्लिकेशन हो रहा है ना रेप्लिकेशन। कैसा हो रहा है? लगातार हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, और इस स्टैंड को बोलते हैं लीडिंग स्टैंड कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर 5 से 3 लिखा है। क्या इस बार इस साइड से रेप्लिकेशन हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस साइड से नया स्टैंड बनेगा तो वो 3 से 5 वाला बनेगा,
है ना। और सिद्धांत किसका है, सिद्धांत किसका है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज का सिद्धांत क्या, 5 से 3। और 5 से 3 बनाने के लिए हमें यहां से काम करना चालू करना पड़ेगा। भाई नया स्टैंड 5 से 3 बनेगा तो यहां से काम करना चालू करना पड़ेगा, और हम डीएनए को पूरा खोल नहीं सकते हैं, ये भी हमारी मजबूरी है। इसलिए जब डीएनए, हम थोड़ा सा यहां समझाना चाहेंगे आपको, ऐसे करके ये ओके, और उसके बाद यहां पर देखते हैं, यहां हम लिख देते हैं 5 से 3, और यहां पर लिख देते हैं 3 से 5। ये स्टैंड हमारा डीएनए का। और आरएनए पॉलीमरेज का काम है, ये डीएनए के स्टैंड को ऐसे खोला, खोलने के बाद क्या काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा और लगातार काम करेगा, लगातार काम करेगा, क्योंकि इसको अपना स्टैंड मिल गया है 5 से 3, है ना। 5 से 3 नया स्टैंड बना, लगातार कर गया, इसलिए इसको कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन और इस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं, वहां हमने लिखा भी है। लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, क्या यहां पर 5 से 3 दिशा में काम कर सकता है, 5 से 3 दिशा में काम कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिद्धांत तो इसका 5 से 3 है, लेकिन उसका जो पैतृक डीएनए वो भी 5 से 3 है, दोनों 5 से 3 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्या नहीं पॉसिबल है, 5 से 3 दिशा वाले स्टैंड पर, 5 डीएनए के पैतृक 5 से 3 दिशा वाले स्टैंड पर डीएनए का नया स्टैंड लगातार नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका सिद्धांत वही कह रहा है। अब ये बनता कैसे है, जैसे ही डीएनए का थोड़ा सा पार्ट खुलता है, वैसे ही क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज यहां से एंट्री करता है, इतना बना लेता है, इतना बनाया। क्या ये 5 से 3 दिशा में काम कर रहा है, भाई ये दिशा तो 5 से 3 वाली है ना, ऐसे उल्टी दिशा में काम कर रहा है, देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई डीएनए पॉलीमरेज का सिद्धांत हमने कई बार बताया, 5 से 3, अगर एक स्टैंड उसको 3-5 मिला तो 3-5 मिला तो 5 से 3 में काम कर रहा है, दूसरा भी इधर से 3-5 मिल रहा है, और हमने अभी भी बताया कि 3-5 स्टैंड पर ही काम करेगा, तो हम डीएनए को पूरा खोल भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है। इसलिए थोड़ा से जहां पर खुलता है, वैसे ही दूसरे स्टैंड, यानी जिसको लैगिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं, कौन से स्टैंड के, लैगिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं। तो लैगिंग स्टैंड जो होता है हमारा, उस स्टैंड पर जो डीएनए जैसे ही खुलता है, तो थोड़ा जो डीएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा डीएनए बनाकर बाहर निकल जाएगा, फिर थोड़ा सा डीएनए बनाकर बाहर निकल जाएगा, फिर थोड़ा सा डीएनए बनाकर बाहर निकल जाएगा। यानी क्या ये डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, थोड़ा 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 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सिद्धांत इसका 5 से 3 है और डीएनए स्टैंड इसका कैसा है, 5 से 3 इधर से है ना। और ये काम किस पर कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 की दिशा में काम करता है, नया स्टैंड 5 से 3 बनना चाहिए, ये स्टैंड 5 से 3 बन रहा है, तो 5 से 3 बनना चाहिए, लेकिन उसका पैतृक डीएनए 5 से 3 भी है, तो इधर से तो काम चालू हो नहीं सकता, जब भी काम होगा इधर से चालू होगा, और पूरे डीएनए को हम खोल नहीं सकते इधर से काम चालू करने के लिए। इसलिए जितना खुलता है उतना उतना टुकड़ों में बनता है, और इसी टुकड़ों को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ऑल ऑफ यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ओकाजाकी फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए खंड का बनना, ठीक है। और क्या ये डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और इस वाले स्टैंड को लैगिंग स्टैंड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नीट एग्जाम के लिए कई बार यहां से क्वेश्चन आया है बच्चों, ठीक है। क्यों ऐसा होता है टुकड़ों में, क्योंकि हमने बताया डीएनए पॉलीमरेज जब भी काम करेगा 5 से 3, और ये दिशा भी 5 से 3 ही है। अगर 5 से 3 दोनों दिशा हो जाएगी तो गलती हो जाएगी। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज को क्या करना पड़ता है, 5 से 3 दिशा में काम करने के लिए अंदर से एंट्री किया, इतना बनाया, फिर भाग के आया इधर, इतना बनाया, फिर भाग के आया इधर। इसी छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बताइए। हाँ, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। बताइए, हमें सुनाई देता है यहां तक। अब बात करते हैं बच्चों कि डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है डीएनए पर डीएनए बनाने का। अब हम आपसे बताएंगे कि कुछ और भी एंजाइम होते हैं जो डीएनए को डीएनए बनाने में, मतलब डीएनए से डीएनए बनाने में मदद करते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं, अब हम आपको उसका नाम बता देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, वैसे नीट एग्जाम के लिए बता रहे हैं, आपके बोर्ड वैसे वहां पर भी बहुत कम ही अब पूछा जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला एंजाइम, मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। भाई ये गलती उल्टी नहीं करता है, और साथ में क्या काम करता है, बहुत तेज काम करता है, और गलतियां भी नहीं करता, गलती कर देता तो फिर से सुधार लेता है। मेन एंजाइम हमारा ये है।
और दूसरा एंजाइम टोपो आइसोमरेज, जिसको गायरेज के नाम से भी जानते हैं, गायरेज के नाम से जानते हैं। और तीसरा है प्राइमेज, और चौथा है हेलिकेज। आरएनए प्राइमर भी होता है, ठीक है, और भी 2-3 होते हैं, उतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान से देखिएगा। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में तो हमने पढ़ चुके कि यही मेन काम करता है। टोपो आइसोमरेज क्या काम करता है? जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमारा जो डीएनए होता है वो इस तरीके से रेप्लिकेट होता है, ओके, इस तरीके से रस्सी की भांति ऐठी होती है। तो इस रस्सी को ऐसे घुमा के खोलने का काम किसका होता है? मतलब अगर इसको खोलना है इस वाले बंडल को, तो कौन काम करेगा? टोपो आइसोमरेज यानी गायरेज काम करेगा, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि इसमें जैसे ये स्टैंड मान लेते खोल दिया, किसने खोल दिया? ये स्टैंड खोल दिया किसने? टोपो आइसोमरेज ने ऐसे ऐसे घुमा घुमा के खोल दिया। अब जब ये खुल गया तो आपको ये पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, भाई न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए कौन आएगा? प्राइमेज और कौन? हेलिकेज। मेनली हेलिकेज होता है, प्राइमेज भी उसमें हेल्प करता है। तो हेलिकेज और प्राइमेज इस डीएनए बॉन्ड को तोड़ेगा, जब तोड़ेगा तभी तो ये फैलेगा। इज दैट क्लियर? जब ये तोड़ेगा तभी तो ये क्या करेगा? फैलेगा, ठीक है। तो कौन तोड़ रहा है? हेलिकेज और प्राइमेज तोड़ने में मदद कर रहे हैं बॉन्ड को, टोपो आइसोमरेज उसको खोलने में मदद कर रहा है, और डीएनए पॉलीमरेज उसको क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? डीएनए पर डीएनए बनाने का काम कर रहा है। और एक और एंजाइम है लाइगेज। ये एंजाइम कौन सा है? लाइगेज। ये एंजाइम जो होता है ये भाई ये छोटे छोटे टुकड़ों में है, तो डीएनए छोटे छोटे टुकड़े में तो हो नहीं सकता, तो इसको क्या करना है? लाइगेज की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ा जाता है। इसे डीएनए का गम भी कहा जाता है। गम मतलब रोने वाला गम नहीं गम मतलब जोड़ने वाला, ठीक है, यानी गोद। डीएनए का गोद कहा जाता है किसको? लाइगेज को। तो ये 4-5 एंजाइम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में केवल 2 लिखा है। किसको किसको लिखा है? इसको और इसको। और जहां से डीएनए रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है उसको प्रतिकृति स्थल कहा जाता है। रेप्लिकेशन ओरी के नाम से जानते हैं, मतलब वहां से रेप्लिकेशन प्रारंभ हो रहा है, प्रतिकृति स्थल, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, आप हमें बताइएगा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कोशिका के किस अवस्था में होता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, 100% इसका जवाब देंगे आप हमको। क्या हमने बोला? एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया हमने कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे, कर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रेजेंट होंगे और फिर से नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो क्लास जैसी भी लगी हो, अच्छी तो लगी ही होगी, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपके काम का होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप। तो हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू बच्चों।